Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मेजर कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग क्या अप्रैल 10 से लेकर 18 तक के हम करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए, जो हमारा इस वीक का करंट अफेयर का पहला टॉपिक है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 2015 में इसको यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था, इनको अडॉप्ट किया था और इनको 2030 से पहले क्या करना है, अचीव करना है. 2030 से पहले क्या करना है, इनको अचीव करना है. और ये गोल कुछ इस प्रकार है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnering for the goals. ये कुल मिला के क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है. जो 17 गोल्स है, इनको हमको 2030 से पहले क्या करना है, इनको अचीव करना है. और ऐसा नहीं केवल एक ही कंट्री को अचीव करना है, वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री को अचीव करना है. और एक्चुअली इन गोल्स को क्या जानते हैं, इन गोल्स को ऑल्सो नोन एज एजेंडा 2030. देखो, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. 2017 के सीडीएस में, 2017 का जो सीडीएस था सेकंड वाला, वहां पर पूछा था उसने कि जो एसडीजी है, इनकी जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन क्या है. हमको वो टाइमलाइन को दिमाग में रखना है. अब देखिए, ये तो हमने देख लिया एसडीजी गोल. अब देखिए एसडीजी गोल क्या है. एसडीजी गोल बेसिकली वो गोल है जो हमारे प्लेनेट को एक हेल्थी प्लेनेट में कन्वर्ट करेंगे, हमारे प्लेनेट को एक इगैलिटेरियन प्लेनेट में कन्वर्ट करेंगे. ये बहुत नेसेसरी है जहां पर इक्विटी रहे. ऑलराइट, अब अगला देखते हैं. हमारा जो अगला टॉपिक है करंट अफेयर में डिस्कशन के लिए, ये है हमारा रायसेना डायलॉग. देखिए, जो रायसेना डायलॉग है, ये रायसेना डायलॉग क्या है? बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या नाम है, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं. दैट इज रायसेना डायलॉग. ये जो रायसेना डायलॉग है 2016 से कंडक्ट हो रहा है. इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, ये दोनों इसको क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं. अब जो इसका जो नाम है रायसेना डायलॉग, ये किस बेसिस पर लिया गया है? देखिए, जो दिल्ली में जो बड़े बड़े ऑफिस है, फॉर एग्जांपल जहां पर हमारी पार्लियामेंट लोकेटेड है, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट हाउस लोकेटेड है, वो जो हिल है, उस हिल को रायसेना हिल बोला जाता है. उसी के नाम पर इसका जो नाम है वो क्या पड़ा है, रायसेना डायलॉग पड़ा है. ऑलराइट, हमको जो दिमाग में रखना है, क्या रखना है, पहला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रायसेना डायलॉग है इसको कंडक्ट कौन करवाता है? जो कंडक्शन अथॉरिटी है इसको कंडक्ट करवाने के लिए, वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ऑलराइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक, अब देखिए रिसेंट में क्या होता है, अभी हमारे क्या नाम है, सुशील चंद्र जो है वो क्या बनते हैं, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है. देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको संविधान के आर्टिकल 324 के तहत क्या किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया है. ऑलराइट, और ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 1+2. जो 1 है वो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और जो 2 है वो अदर कमिश्नर्स है. बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो इलेक्शन होता है हमारे इंडिया में, उसको कंडक्ट करना, उसका सुपरविजन करना, ये इसका मुख्य काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. हमारे लिए जो एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या बनती है. पहला क्या, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं. ऑलराइट, और इनका जो रिमूवल होता है, वो रिमूवल किस प्रकार होता है? जो सभी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको रिमूवल करने के लिए हमको जो सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर होता है उसी को फॉलोअप करना होता है. यानी कि वो प्रोसीजर क्या है, हमको इनको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको इम्पीच करना होगा. क्या करना होगा? इम्पीच करना होगा. क्या करना होगा? इनको इम्पीच करना होगा. अगर हमको इनको क्या करना है, इनको रिमूव करना है. और एट द सेम टाइम हमको एक बात और यहाँ पर दिमाग में रखनी है, क्या, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है? इनका जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 6 और 65. 6 और 65 का यहाँ पर क्या मतलब है? 6 और 65 का यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है कि 6 साल के लिए ऑफिस पर रहेंगे और 65 वर्ष की एज तक रहेंगे. इसमें जो भी पहले हो जाएगा उस समय क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे. और एक बात और, ये अगर अपना ऑफिस क्या कर देते, खाली कर देते, उसके बाद में फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. ऑलराइट, ये सब बातें हमको दिमाग में रखनी है. और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, कई बार पूछ चुकी है पास्ट में. हमसे पूछ सकती है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है?
क्या इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो इनका स्टेटस होता है वो इक्विवेलेंट होता है टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये सब बातें हमको क्या रखनी, दिमाग में रखनी है। अब देखो एक जो अगली न्यूज है वो क्या है, अगली न्यूज है कि नाटो ने जो यूक्रेन कंट्री है, यूक्रेन कंट्री को क्या किया है, वॉर्न किया है, वहां पे जो ट्रूप्स बुल्डअप हो रहे थे उसको लेकर वॉर्न किया है। अब देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है और ये हमारे ग्लोब में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। ये जो रीजन है पूरा ये क्या है, दिस रीजन इज नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये कनाडा है, और ये यूएसए है, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। लाइक ये हमारी क्या हो गई, इंग्लैंड हो गया, ये स्पेन पुर्तगाल हो गया, ये फ्रांस हो गया। नाटो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है, नाटो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो फाउंडेशन थी 1940s में रखी गई थी। 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी से इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। अब ये जो इसका वर्क होता है, वर्क क्या होता है बेसिकली, ये अपनी पूरी कंट्री जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनको डिफेंड करने के लिए बनाई गई थी, किससे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी थी उससे डिफेंड करने के लिए बनाई गई थी। अगर वो कंट्री किसी भी कंट्री पर अटैक करती है, वो अटैक ऐसा नहीं होगा केवल एक कंट्री पर माना जाएगा, वो अटैक सब पर माना जाएगा। नहीं, वन फॉर ऑल फॉर वन की जो पूरी फिलोसफी है वो यहाँ पर अप्लाई की गई है और इसकी स्टैब्लिशमेंट इसके खिलाफ हुई थी। अब देखते क्या होता है। 2014 में जो रशिया था, रशिया क्या कर लेता है, 2014 में रशिया, ये जो यूक्रेन कंट्री है, ये यूक्रेन कंट्री है, इस यूक्रेन कंट्री का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रीमियन पेनिनसुला। इस क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लेता है। एनेक्स के बाद में क्या होता है, जो नाटो कंट्रीज है रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा देती है, और सैंक्शन के साथ ही इसको जो G8 ग्रुप था, G8 ग्रुप से क्या कर देती है, इसको रिमूव कर देती है। जो G8 ग्रुप है उससे रिमूव कर देती है। अब क्या होता है, जो रशिया है वो कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेरेंस करता रहता है और नाटो इसी के खिलाफ वार्निंग जारी करता रहता है। अब जो सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए थे, उन सैंक्शंस ने रशिया की जो पूरी जीडीपी है, जो उसकी पूरी इकोनॉमी है, उसको तहस नहस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो रशिया है, रशिया की जो प्रेजेंट डे में जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट पर। चूंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, तो वो अपना जो नेचुरल गैस है, उसका जो पेट्रोलियम है, जो उसके अदर मिनरल रिसोर्सेज है, उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कहां पर? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। ऑलराइट, अब देखो रशिया क्रीमिया पेनिनसुला को क्यों चाहता है, जबकि इसके लिए उसको बहुत मोटी कॉस्ट जुटानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसको G8 से रिमूव कर दिए गए हैं। अब देखिए जो क्रीमिया है, क्रीमिया एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। हम सबको मालूम है कि जो रशिया है, रशिया की जो लोकेशन है वो क्या है, वो एक टेम्परेट कंट्री है। टेम्परेट कंट्री है जहां पर क्या नाम है, जो उसका नॉर्थन रीजन है पूरा, उसका जो ईस्टर्न रीजन है, वहां पर उसकी जो वर्ल्ड में जो एक्सेस होती है थ्रू दी नेवी, वो थोड़ा लिमिटेड होती है ड्यूरिंग दी विंटर में नहीं हो पाती, लेकिन समर में वो कर पाता है इसीलिए। अब क्या होता है, जो क्रीमियन पेनिनसुला है बेसिकली और पूरा ब्लैक सी जो रीजन है, अगर क्रीमिया उसका पार्ट बनता है तो उसकी रशिया की एक्सेस बन जाती है चारों तरफ वर्ल्ड में, वो कहीं पर भी किसी भी टाइम निकल सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से जो रशिया है, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है। ऑलराइट, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नाटो क्या है। नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिसको लीड किया जाता है किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। सेकंड चीज क्या है कि जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो यूक्रेन है, ये कहां पर लोकेटेड है। क्रीमियन पेनिनसुला ब्लैक सी में लोकेटेड है। ऑलराइट, हमारे लिए ये वाली जो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज क्या, जो नाटो है, नाटो के अंदर एक रिसेंटली एक मेंबर ऐड हुआ था 2019 में। वो जो मेंबर था, वो मेंबर कौन था, नॉर्थ मैकेडोनिया क्या है, उसका लेटेस्ट मेंबर बनता है। ऑलराइट, ये सब बातें हमको दिमाग में रखनी है। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अवर एग्जाम पर्पस लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लोकेशन में यहाँ पे पूछता है, हमसे पूछ सकता है जो ब्लैक सी रीजन है वहां पर कौन कौन सी कंट्री टच करती है, ब्लैक सी रीजन में कौन कौन सी कंट्री टच करती है, और बेसिकली यही वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्लैक सी रीजन के रिगार्डिंग। ऑलराइट, अब देखते हैं अगला जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है इस वीक के रिगार्डिंग, वो क्या है, वो है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। देखिए जो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है, ये एक मराठी फेस्टिवल है, जो क्या नाम है, जो मराठी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, दैट इज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे यूपीएससी पूछ सकता है एग्जाम में हमारे कि गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हम सबको मालूम है कि रिसेंटली यूएसए ने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या किया है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को कंडक्ट किया है, इसको कंडक्ट किया है, और इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया है, एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, और यूएसए ने क्या बोला, आई डोंट एक्सेप्ट, मैं इसको नहीं मानता तुम्हारे ऑब्जेक्शंस को। अब देखो उसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, वो क्या है, देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये पूरा हमारा क्या है, कोस्टल रीजन है, ये हमारा क्या है, ये पूरा कोस्टल रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, एंड ये जो रीजन है वो क्या है, ये है अरेबियन सी, ये क्या है, अरेबियन सी। अब देखो जो सीज होता है, सी में लोग किस प्रकार डिफाइन होते हैं, हमको ये देखना है। यहाँ पर कोई भी जो हमारी जो कोस्ट लाइन है, हमारी जो कोस्ट लाइन है, इसके यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। ये क्या होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए, अगर हमको ये वाला पूरा सिचुएशन समझनी है। ये क्या होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है, क्या होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। अब देखो फर्दर जो 12 नॉटिकल माइल जोन होता है, यहां पर क्या होता है, जो फर्दर 12 नॉटिकल माइल होता है, यहां पर होता है हमारा कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन, ठीक। अब जो फर्दर 12 नॉटिकल 200 माइल्स तक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए अभी क्या होता है, जो हमारा कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये वाला जो वाटर होता है, इस वाटर में हमारी कंट्री के सभी लॉ, हमारी कंट्री के जो सभी लॉ होते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। हमारी जो कोस्ट गार्ड होती है, हमारी जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती है, वो यहाँ पर क्या करती है, गार्ड करती है इस पूरे रीजन को, क्योंकि ये वाटर हमारा क्या है, टेरिटोरियल वाटर है। वही जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक, यानी कि टेरिटोरियल वाटर से लेकर आगे फर्दर 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, कंटिन्यूअस जोन होता है, इंटरमीडिएट जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पर भी हमारे क्या होता है, पेट्रोलियम, हमारी जो पुलिस पार्टी होती है, जो डिफरेंट जो स्टेट फोर्सेज होती है, जो डिफेंस फोर्सेज होती है, वो भी यहाँ पर क्या करती है, सब कुछ रेगुलेट करती है। अब जो 12 फर्दर जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर हमारी कंट्री का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हो, हम सब उनको क्या कर सकते हैं, उनको इजिली उनका एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। दैट इज, ये पूरा में कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कहां से आता है, ये आता है पूरा हमारा एक कन्वेंशन आती है, एक कन्वेंशन आती है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ऑन द लॉ ऑफ सीज। अब ये वाली कन्वेंशन जो है, ये सब कुछ क्या करती है, ये मैरीटाइम बाउंड्री जो हमारी इसको डिसाइड करती है। अब ये वाली कन्वेंशन जो है, इसका इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, और यूएसए इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया तो क्या है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, लेकिन यूएसए इसका सिग्नेटरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यूएसए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई उसकी हेजेमोनी जो है उसको वो चैलेंज कर पाए, और ये वाली कन्वेंशन उसकी जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज करती है। देखिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं, ये वाली जो कन्वेंशन है 1990s में क्या की गई थी, इसको अडॉप्ट किया गया था। अब अगर मैं आपको थोड़ा 1990s के बारे में बताऊं, क्या होता है, जब पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में जो पूरा वर्ल्ड होता है हमारा बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। बाइपोलर वर्ल्ड होता है जहां पर दो पावर होती है, एक तरफ तो क्या नाम है यूएसए था, दूसरी तरफ क्या था, सोवियत रशिया था। अब ये जो दोनों थे, एक तरफ कैपिटलिस्ट, एक तरफ कौन थे, कम्युनिस्ट थे, ये दोनों क्या थे, दोनों सुपर पावर थे। लेकिन क्या होता है 1990s में क्या हो जाता है, जो सोवियत रशिया होता है, सोवियत यूनियन जो होता है, उसका क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो पूरा वर्ल्ड होता है वो क्या बन जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। और ये वाली जो कन्वेंशन थी, यही जो यूएसए की जो हेजिमोनी थी उसको चैलेंज करी थी, इसलिए यूएसए ने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया में ही करता है, वो चाहे उसके जो
पार्टनर कंट्री हो जैसे जापान हो, साउथ कोरिया, ये वहां पर भी करता है, साउथ चाइना सी के अंदर भी कंडक्ट करता है। ऑलराइट, तो यूएसए इस चीज को सबको चैलेंज करता है, वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। हमारा ये मानना था, जो इंडिया का ये मानना है कि अगर कोई भी मिलिट्री वेसल है, कोई भी मिलिट्री शिप है, अगर वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास कर रही है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें बताना है। हालांकि ये वाली जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन मैंडेट करती है कि बताना होगा, उसके बावजूद भी यूएसए ने इसको क्या कर दिया, यूएसए ने इसको खारिज कर दिया है। ओके, लेट्स कम टू दी पीपीटी। ये वही बात करती है जो, अब देखो ये वाली जो कन्वेंशन है, इट डिवाइड्स द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इनटू 5 कैटेगरीज। इंटरनल वाटर तो हमारी कंट्री के अंदर होता है, टेरिटोरियल वाटर, कंटिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ऑलराइट, हाई सीज कौन सा रीजन होता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर चला जाता है। ठीक, अब हमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस कन्वेंशन वाज साइन इन 1982, 1982 में इसको साइन किया गया था, लेकिन जो इन्फोर्स हुई है, इन्फोर्स कब हुई है, 1994 में इन्फोर्स हुई थी, क्योंकि जब इसको 60 जो कंट्री थे उन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में इसको क्या कर दिया, इसको रेटिफाई कर दिया है। इस चीज का हमको दिमाग में रखना है, यूएसए इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, यूएसए इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। हमारे लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या बनते हैं, वो सारे पॉइंट ये बनते हैं कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज क्या है। ये डिफरेंट चीजें हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पास्ट में से क्वेश्चन पूछे और फर्दर पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूज में था। ऑलराइट, अगला अपना पॉइंट देखते हैं करंट अफेयर का। देखिए यहां पर बताया गया है कि इंडिया और रशिया है, दोनों जो S-400 डील है इसके रिगार्डिंग क्या है, कमिटेड है और इसको क्या करके रहेंगे, इसको कंप्लीट करके रहेंगे। अब देखिए जो S-400 डील है वो क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंट्री है, इंडिया है, और ये हमारे नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान हो गया और ये चाइना हो गया। ठीक, देखिए मैप ये टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन फिर भी केवल आपके ही समझ के लिए है मैप ये। ठीक, ये चाइना है। अब इंडिया को जो थ्रेट रहती है हमेशा 2 कंट्री से रहती है, एक कौन सी, एक तो चाइना, एक तो ये पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। अब क्या होता है इन फ्यूचर, अगर हमारी कंट्री में कोई मिसाइल लॉन्च कर दे, कोई अपना फाइटर प्लेन भेजकर क्या नाम बॉम्ब अटैक करवा दे, अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि वो अटैक कर रहे हैं और हमको कैसे उनको क्या कर पाएंगे, उनको डिफीट कर पाएंगे। अब उसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमने क्या किया है, एक डील साइन की है जिसको बोलते हैं S-400 डिफेंस डील। ये जो S-400 है ये क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ये क्या करेगा, अगर कोई भी इस कंट्री से कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर प्लेन हमारी कंट्री में आएगा, तो जहां पर भी ये इंस्टॉल होगी, जहां पर भी ये वाली मिसाइल जहां पर भी लगी होगी, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इसको पता कर लेगी और एटमॉस्फेयर में क्या कर देगी, इसको डिफीट कर देगी, यानी कि इसको उड़ा देगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ये है S-400, ये एक डिफेंस सिस्टम है। ऑलराइट, जो कि इंडिया कहां से अडॉप्ट कर रहा है, इसको रशिया से ले रहा है, इसको रशिया से परचेज कर रहा है। ऑलराइट, हमारे लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो S-400 है ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कुछ भी यूपीएससी 4-5 ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। हमको कंफ्यूज नहीं है ना, सिंपल क्या रखना है दिमाग में कि ये क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। सेकंड चीज जो S-400 है, इंडिया कहां से परचेज कर रहा है, इसको हमको ये चीजें दिमाग में रखनी है। थर्ड चीज एक और यहाँ पर पॉइंट बनता है, वो क्या पॉइंट बनता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए के भी एक इस प्रकार का एक डिफेंस सिस्टम है, इसको बोलते हैं थार्ड। क्या बोलते हैं इसको, थार्ड बोलते हैं। जो थार्ड है, थार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यूपीएससी से पूछ सकता है, आपसे मैचिंग करवा देगा कि ये बताओ थार्ड कौन सी कंट्री का है और S-400 कौन सी कंट्री का है। इन चीजों को भी दिमाग में रखना है। और एज ऑफ नाउ जो S-400 है, S-400 को सबसे बेस्ट माना जाता है। अब देखिए यहां पर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि रशिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ एंड ईरान हुआ, ये तीनों के तीनों क्या है, यूएसए के एनिमी कंट्री है। और अपनी एनिमी कंट्री को डील करने के लिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने फेडरल लॉ पास किया हुआ है जिसको बोलते हैं काटसा, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शंस एक्ट। अब वो जो एक्ट है वो क्या बोलता है, जो भी कंट्री ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया से भी डिफेंस डील करेगी, उसके ऊपर यूएसए क्या कर सकता है, यूएसए उनके ऊपर सैंक्शंस को लगा सकता है। ठीक, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यूएसए जो है, हो सकता है अगर इंडिया इन S-400 को क्या नाम है
परचेस कर लेता है और उनको कंट्री में आ जाते हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया पर सैंक्शन लग सकते हैं। हालांकि जो प्रीवियसली प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस चीज के फेवर में थे कि इंडिया को क्या मिलना चाहिए, इंडिया को इसका एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। चूंकि चाइना इसको ऑलरेडी परचेस कर चुका है, चाइना के ऊपर इसमें सैंक्शन लग चुके हैं और तुर्की पर लगने वाले हैं, इट्स ऑन वे। ऑलराइट, हम चीजों को दिमाग में रखना है कि काटसा क्या है, S-400 डील क्या है, ये सब बातें हमको नहीं भूलनी है। ऑलराइट, अगला देखते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है करंट अफेयर में। ठीक, देखिए यहाँ पर यही बोला गया है कि इंडिया रशिया कमिटेड टू S-400 डील। ये $2.5 बिलियन की डील है जो कब हुई थी, 2016 में। 2016 में जब ब्रिक्स समिट हुई थी, 2016 की ब्रिक्स समिट के दौरान ये वाली डील साइन हुई थी। उस समय की ब्रिक्स समिट कहां पर हुई थी, गोवा में हुई थी। गोवा के अंदर ये वाली समिट हुई थी। ऑलराइट, अब देखो यहां पर यही बोला गया, काटसा काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शंस एक्ट, it is a federal of the USA which imposed sanctions on the Russia, North Korea and Iran. However, the US president can veto sanctions under this act. Alright, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें वीटो कर सकते हैं किस चीज को, कि इस कंट्री पर सैंक्शन नहीं लगाने। देखिए सैंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, सैंक्शन लगाने का मतलब होता है कि इस कंट्री के जो भी बैंक्स हैं, इस कंट्री की जो भी कंपनीज हैं, इस कंट्री के जो भी लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, वो यूएसए में उनका जो पैसा होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, और यहाँ की जो कंपनी है वो यूएसए के बैंकों से लोन नहीं ले पाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शन। इसलिए सब कोई डरता है क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए का पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में दबदबा है। ऑलराइट, और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इंडिया ने बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए हम इसको डील को साइन कर रहे हैं, डील को क्या करने वाले, फाइनल करने वाले हैं, और जो S-400 सिस्टम है इसको क्या करने वाले, इसको जल्दी से जल्दी रिसीव करने वाले हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जो है, हम बायलैटरल जो सैंक्शन होते हैं उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हम यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन लगते हैं, कलेक्टिव सैंक्शन लगते हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं। अगर वो कंट्री किसी के मन में आ गया कि यार इस पे सैंक्शन लगाओ, हम इसमें बिलीव नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन दी बायलैटरल सैंक्शंस। ऑलराइट, दैट इज द व्यू ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पर एक ट्रेड ब्लॉक है जिसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी जब रायसीना डायलॉग चल रहा था, रायसीना डायलॉग में सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली। ये वाली कॉन्फ्रेंस वर्चुअली हुई थी, तो उसमें उन लोगों जो प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, उन्होंने बोला था कि हम अब भी होप रखते हैं कि इंडिया इसको ज्वाइन कर लेगा, आरसीपी को। अब देखते हैं आरसीपी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2011 में क्या होती है, आसियान समिट होती है। क्या होती है, आसियान समिट होती है। इस आसियान समिट के दौरान क्या होता है, बहुत सारी कंट्री बाहर निकल के आती है, बोलती है कि यार हम अपने रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि हमारी जो कंट्रीज है इनमें आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट हो सके, उसके लिए कुछ स्टेप हमको लेने होंगे। और इसी स्टेप का नतीजा क्या निकलता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये जो आरसीपी था, आरसीपी इस पूरे जो पार्टनरशिप है, ये क्या है, ये ट्रेड ब्लॉक है। ये क्या है, एक ट्रेड ब्लॉक है। इस ट्रेड ब्लॉक में वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन प्लस 30% जीडीपी क्या होती है, कवर होती है। और ऐसा बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, वर्ल्ड का एवं इतिहास में अब तक का क्या है, ये सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। अब देखिए इस कंट्री, ये वाला जो पूरा ट्रेड ब्लॉक है, जब 2011 में इसकी नेगोशिएशन होने स्टार्ट हुए थे, उस समय इंडिया इसका एक मेंबर था जो नेगोशिएशन कर रहे थे। लेकिन 2020 में जब क्या नाम है 19-20 के समय दौरान जब इसमें फाइनल एग्रीमेंट होने वाला था, तो इंडिया क्या कर लेता है, अपने आप को एक बैक स्टेप ले लेता है और इस पर साइन करने से मना कर देता है। वो साइन करने से मना क्यों करता है, क्योंकि इस ब्लॉक में तीन कंट्री है जिनसे इंडिया को कुछ कंसर्न्स थे। पहला था चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है। अगर इंडिया इस आरसीपी को साइन करता है तो चाइना को
इंडिया की मार्केट की और एक्सेस मिल जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो फर्दर एक्सपेंड होगी और इंडिया में क्या नाम है, इंडिया में जो जॉब लॉस है, जो इंडस्ट्रियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि जो अदर कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसका न्यूजीलैंड है, उन कंट्री में जो इनके डेयरी प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी चीप। क्या है, वो बहुत सस्ते हैं और इंडिया को डर है अगर हम ये वाला एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इन कंट्री के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आएंगे और फ्लड ला देंगे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो क्या हो जाएंगे, वो सफर करेंगे। ये बेसिकली इंडिया के दो कंसर्न है तीन चार कंट्रीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और कंसर्न क्या है, वो कंसर्न है कि ये वाला जो पूरा ट्रेड ब्लॉक है ये किसमें एग्रीमेंट ये किसमें डील करता है, केवल गुड्स में डील करता है, ये सर्विसेज में डील नहीं करता है। जबकि जो इंडिया की जो जीडीपी है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया को जो एक्सपर्टीज है वो किस चीज में, ग्लोबली सर्विस सेक्टर में। हालांकि सर्विस सेक्टर में ये क्या नाम है डील नहीं करता है तो इंडिया इसमें कभी भी साइन नहीं करने वाला है। हालांकि ये जो कंट्रीज है आरसीपी के, इन लोगों ने बोला है कि इसको फ्यूचर में सर्विस में भी डील करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी सर्विसेज में इसमें डील नहीं होती है। इसी वजह से इंडिया ने क्या कर लिया, इसमें बैक स्टेप ले लिया है। अब देखते हैं इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। देखो इसमें एज ऑफ नाउ इसमें कितने मेंबर है, 15 मेंबर है, 15 मेंबर है। 15 मेंबर कौन कौन है, हमको दिमाग में क्या रखना है, आसियान। आसियान के कितने मेंबर है, आसियान में 10 मेंबर है, 10 मेंबर आसियान के। इसके अलावा इसमें कौन कौन है, चाइना है, चाइना है, जापान है, चाइना जापान साउथ कोरिया, चाइना जापान साउथ कोरिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये क्या है, इसके 15 मेंबर कंट्री है। पहले इसमें 16 मेंबर थे जब इसमें इंडिया का पार्ट था। एज ऑफ नाउ चूंकि इंडिया का पार्ट नहीं है तो इसमें कितने मेंबर बचे, इसमें केवल 15 मेंबर बचे हैं। हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीपी क्या है। आरसीपी एक ट्रेड ब्लॉक है जिसमें 15 मेंबर कंट्री है। सेकंड चीज आरसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। थर्ड चीज क्या, इंडिया इसके मेंबर है या नहीं है। इसके अलावा हमको कोई भी चीज में दिमाग में नहीं रखनी है, ठीक। हमको क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमको अपना टाइम बेफालतू में वेस्ट नहीं करना है। हमको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट पर। पीएचडी करेंगे तो हमारा टाइम जो एग्जामिनेशन होगा वो निकल जाएगा, कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है। ऑलराइट, हमको लिमिट पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन सॉलिड पढ़ना है, ठीक। अगला देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है करंट अफेयर का डिस्कशन के लिए। देखो ये इसका मैप पूरा, ये जो कंट्री है ये चाइना हो गया, ये जापान हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, ये पूरी आसियान कंट्रीज हो गई, ये आसियान कंट्री हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये न्यूजीलैंड हो गया। ऑलराइट, ये इसके जो कौन है, ये इसके मेंबर कंट्रीज है। अगर मैं यहाँ पर मैं नाम बोलूँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडिया नहीं है, ठीक। और अदर इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी से क्या है, ये इसके मेंबर कंट्रीज है। ऑलराइट, ये सब बात हमको दिमाग में रखनी है। एशिया पैसिफिक की कंट्रीज में शामिल है, एशिया एंड पैसिफिक। ऑलराइट, अगला देखते हैं, हमारा जो अगला देखिए, अभी हाल ही में जो ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश की गई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसकी थीम क्या है, माई बॉडी इज माई ओन। जिसकी थीम क्या है, माई बॉडी इज माई ओन, माई बॉडी इज माई ओन। जो मेरी बॉडी है वो मेरी है केवल, माई बॉडी इज माई ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो यहाँ पर दिमाग में रखना है क्या, कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है वो कौन है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको क्या करता है, इसको पब्लिश करता है। और ये वाली जो रिपोर्ट है, इस समय इसकी थीम क्या है, माई बॉडी इज माई ओन। और फोकस किस पर करती है, फोकस करती है जो वुमेन्स होती है, जो महिला होती है, उनकी जो बॉडी ऑटोनॉमी होती है, उस पर ये क्या करती है, उस पर फोकस कर रही है। बॉडी ऑटोनॉमी में क्या होता है कि जो वुमेन है, क्या उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, क्या उसकी अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। बॉडी पर कंट्रोल का मीनिंग है क्या उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिजायर तो नहीं कंसीडर किया जाता। अगर वो कुछ करना चाहती है तो केवल केवल और केवल उसका डिसीजन वहां पर फॉलो होता है या नहीं होता। ऑलराइट, ये सब चीज यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर क्या क्या बोला गया,
This is the first time a UN report has focused on the bodily autonomy. The report shows that where data is available, only 55% of the women are fully empowered to make choices over healthcare, contraception and ability to say yes or no to sex. Alright, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि जिस कंट्री में एज ऑफ नाउ हमारे पास केवल जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें 55 कंट्री है, जो 55% कंट्रीज है वहाँ से डाटा मिला है, और केवल 55% जो वुमेन है उनके पास ही क्या है, बॉडीली ऑटोनॉमी। बाकी जो 45% है उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वो जो मेल है, मेल जो मेंबर है, उसकी जो डिजायर होती है केवल उसी का क्या है, उसी को उसको फॉलो करना होता है। ऑलराइट, हमारे लिए जो देखो यूपीएससी ने पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। पास्ट में कहाँ पर पूछा है, 2019 का जो सीपीएफ हुआ था उसमें उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि जो यूएन की पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसकी थीम क्या थी। उस समय उन लोगों ने उसकी थीम पूछी थी। ऑलराइट, तो हमको भी दिमाग में क्या रखना है कि जो इस समय की यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट है इसकी थीम क्या है। थीम क्या है, माई बॉडी इज माई ओन। अब हमको अगर उससे एक स्टेप फर्दर जाना है तो उससे क्या मिलेगा कि इस समय इसका फोकस क्या था, फोकस क्या था, माई बॉडीली ऑटोनॉमी। जो वुमेन्स होती है उनकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है, क्या उनके ऊपर चॉइस है। ठीक, हमें इस पर क्या करना है, इसी को दिमाग में रखना है। ऑलराइट, अब देखो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात कर लेते हैं। देखो इसको है ना 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक, इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। जो रिप्रोडक्टिव हमारी हेल्थ होती है उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इंप्रूव करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब देखो ये यहाँ पर थीम दी गई है, अगेंस्ट माई विल, कि मेरी बॉडी केवल मेरी है, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बॉडी से कोई भी कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दैट इज द थीम ऑफ द फोकस ऑन दी ऑफ दिस रिपोर्ट। ऑलराइट, अब देखो रिसेंट में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कमेटी स्टैब्लिश की है जो रेगुलेशंस होता है, डिफरेंट जो हमारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, कि उनको किस प्रकार हमको क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है फ्यूचर में। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस कमेटी का हेड कौन है, ये वाली जो कमेटी है इसको हेड कौन कर रहा है, एम राजेश्वर इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले इस प्रकार की कमेटी को स्टैब्लिश ऑलरेडी किया जा चुका है 1999 में। तो ये 2021 में जो है ये कमेटी सेकंड टाइम इसको स्टैब्लिश किया गया है, जिसकी हेड कौन है, एम राजेश्वर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पर ये जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर डिस्कशन के लिए वो क्या है, WPI इन्फ्लेशन क्विकन्स टू अ रिकॉर्ड 7.4%। देखिए WPI का मीनिंग क्या होता है, WPI रेफर्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है उसको रेगुलेट करना एट द प्रोड्यूसर लेवल, उसको रेगुलेट करना। अब ये जो WPI इंडेक्स होता है इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये वहां से रिलीज होता है, और ये मंथली बेसिस पर क्या होता है, रिलीज होता है। ये मंथली बेसिस पर क्या होता है, ये रिलीज होता है। ठीक, और ये इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करता है, एट द मंथली लेवल। ऑलराइट, ये सब चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। और इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए जो उसका बेस ईयर है, वो बेस ईयर क्या है, 2011-12। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसने सीडीएस में, सीपीएफ में क्वेश्चन पूछा है कि जो बेस ईयर है जीडीपी कैलकुलेशन का, जो बेस ईयर है हमारा सीपीआई का, वो बेस ईयर ऑलरेडी पूछ चुका है। तो हमको दिमाग में रखना है क्या, कि हमारा जो WPI है उसका इन्फ्लेशन का बेस ईयर क्या है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। ऑलराइट, अब देखो हमारे लिए जो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो क्या है, अनामाया इनिशिएटिव। देखिए अनामाया इनिशिएटिव जो है इसको स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, यानी कि इसको 2 मंत्रालयों के द्वारा क्या गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्कीम चलाते रहते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। अब क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं। अब उन्हीं के अंदर जॉइंटनेस लाने के लिए ये वाला इनिशिएटिव चलाया गया है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर साफ भी लिखा हुआ है, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट एम्स टू कन्वर्ट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया।
जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाई गई है उनमें जॉइंटनेस लाने के लिए, और एट द सेम टाइम उन स्कीम से जो उनकी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है उसको क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है। ऑलराइट, क्या करना है, उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है फ्रॉम दोस स्कीम्स। ऑलराइट, ये सब चीज़ें हमको मैं समझ कर चलनी है। ऑलराइट, और एक बात और इसमें जो दिमाग में रखनी है, ये इनिशिएटिव कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था नीति आयोग ने। बेसिकली ये जो जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जो क्या करना चाहते हैं, जो एस्पायर करते हैं एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिए क्या है, AI सुपेस बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या है, ये एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किसने किया है, भारत के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इट रेफर्स टू सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। This portal will make research easier for the judges while delivering judgment. Thus, it will decrease the burden of the judges and improve the overall efficiency of the Supreme Court. Basically, ये जो artificial intelligence based portal है, जिसको लॉन्च किसने किया है, भारत के चीफ जस्टिस ने। ये क्या करता है, जब भी कोई जजेस जो है वो क्या करते हैं, कोई जजमेंट डिलीवर करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें क्या करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है रिगार्डिंग जो पास्ट में केसेस रही है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो जजमेंट्स रहे उनमें क्या ओपिनियन था डिफरेंट डिफरेंट जज का। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है वो क्या करेगा, इस काम को इजियर कर देगा। उनको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो थे उनको इकट्ठा नहीं करने होंगे, बेसिकली बस क्या करेंगे, इस पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे और जजमेंट में क्या कर देंगे, जजमेंट में वो चीज़ इनकी रिफ्लेक्ट करेगी। इससे क्या जो इसका बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो डिले जजमेंट होता है, जो हमारे यहाँ पर होता है ना कॉन्सेप्ट कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है लेकिन न्याय नहीं मिलता है, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ कम होगी। वो चीज़ क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इससे जजमेंट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो अपना जजमेंट है उसको फास्ट डिलीवर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट एक ही जगह पर अवेलेबल है। ऑलराइट, अब देखो इसके अलावा जो हमारा अदर टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो क्या है, बाबू जगजीवन राम। ये बाबू जगजीवन राम है जो कि न्यूज़ में थे अभी, चूंकि इनकी 114वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है जो हमारे डिफरेंट जो पॉलिटिशियन रहे हैं, खासतौर से जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो बाबू जगजीवन राम जो थे वो क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक, अब क्या होता है, अगर इनके बारे में थोड़ा सा जाने, इनका जन्म क्या होता है 5 अप्रैल 1914, 5 अप्रैल को इनका क्या होता है, बर्थडे होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था किस चीज़ में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के स्टैब्लिशमेंट में। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किस चीज़ में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के स्टैब्लिशमेंट में। ऑलराइट, ये वाली जो संस्था थी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो अनटचेबल्स होते हैं, जो अछूत लोग होते हैं, जो उनको अपलिफ्ट करना, उनको क्या करना, उनको अपलिफ्ट करना, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशन। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में, उसमें क्या थे, उसमें यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे। ऑलराइट, इसके अलावा ये जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में, उस समय भारत के रक्षा मंत्री भी थे। और एज वेल एज जब 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है उस समय क्या होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। हमको चीजें दिमाग में रखनी है, यूपीएससी हमसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बाबू जगजीवन राम। क्या कोई भी 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, पहला इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग में क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसकी स्टैब्लिशमेंट में। सेकंड चीज क्या, ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे किसकी गवर्नमेंट में, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में। सेकंड चीज, ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें क्या थे, उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कब? जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 1978 में। ऑलराइट, ये सब बातें हमको दिमाग में रखनी है। देखिए अभी एक ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट को बनाया गया है। बेसिकली क्या है, देखिए हम सबको पता है कि अभी कोविड क्या कर रहा है, कोविड बहुत स्प्रेड कर रहा है। अब कोविड स्प्रेड कर रहा है, लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है और रेस्पिरेटरी डिजीज को कम करने के लिए क्या हो रहा है, उनको ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है। चूंकि उसकी हमारी कंट्री में कमी है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट बनाया। ये जो यूनिट है ये क्या करती है, जो हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो एम्बिएंट एयर होती है ना, उसमें से क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन को विड्रॉ करती है और सप्लाई कर देती है डायरेक्टली किसको,
जो पेशेंट्स होते हैं, ऑलराइट, ये चीजें दिमाग में रखनी है हमको कि इसको किसने बनाया है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट, इसको किसने बनाया है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। अब देखो सेकंड चीज हमारे लिए जो अदर हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी देखिए क्या होता है हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एज वेल एज जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये ऐसा रीजन होता है जहां पर नेचर को क्या किया गया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, और एट द सेम टाइम जो लोग होते हैं, जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको भी क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और बेसिकली क्या करते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो नेचर होता है और जो लोग होते हैं जहां पर को एग्जिस्ट कर सकते हैं दोनों, और अपनी नीड्स को क्या करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, अपने दोनों जो ये नेचर है प्लस जो ह्यूमन है, ये दोनों एक दूसरे की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है कहां से आता है, 1971 में यूनेस्को जो एक संस्था है यूएन की, वो क्या करती है, एक प्रोजेक्ट चलाती है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके अंतर्गत में एस्टेब्लिशमेंट की जाती है किस चीज की, बायोस्फीयर रिजर्व की। अब उसी प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया में भी क्या बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसी को दिमाग में रखते हुए जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया अपनी स्टेट में, प्रपोज किया है। अभी डिक्लेयर तो बना तो नहीं है, लेकिन प्रपोज किया है। जब उसको परमिशन मिल जाएगी तो हो जाएगा वो, ऑलराइट। उससे पहले हम अपनी कंट्री में क्या देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है क्या है, कोल डेजर्ट, फिर है नंदा देवी, फिर क्या है नंदा देवी, देन क्या है कंचनजंगा, देन डिब्रू साइकोवा, देन मानस, देन नोकरेक, देन दिबांग, देन सुंदरबन, देन सिमलीपाल, देन पन्ना, पंचमढ़ी, और ये अमरकंटक, ये कच्छ, ये सिसाचालम, और ये नीलगिरी वाला, ये गल्फ ऑफ मन्नार, और ये अगस्त्यमलाई, और ये ग्रेट निकोबार। ये हमारी कंट्री में 18 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें 3 तरह के रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है, ये कोर रीजन होता है। ये क्या होता है, ये कोर रीजन होता है। इस कोर रीजन में किसी भी प्रकार की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यहाँ पर परमिट नहीं होती है। यहाँ पे केवल क्या होता है, नेचर का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। ये जो रीजन है जिसको बोलते हैं बफर जोन, इस बफर जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, परमिटेड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज परमिटेड होती है, और सेम इसमें जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें भी क्या होती है, परमिटेड होती है। तो कुल मिला के क्या होता है, यहाँ पर जो नेचर होता है प्लस जो ह्यूमंस होता है वो दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं, ऑलराइट। और एक बात और, जो नेशनल पार्क होता है, जो नेशनल पार्क होता है, जो नेशनल पार्क होता है ना, वो यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। जो कोर होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वही इक्विवेलेंट टू नेशनल पार्क होता है, ऑलराइट। अब इससे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। Recently, the government of Odisha had proposed a second biosphere reserve in Odisha. Biosphere reserve is a natural and cultural landscape extending over a large area of terrestrial or coastal ecosystem. They try to balance, क्या? They try to balance economic and social development. Thus, they are a special environment for both people and nature, and are living examples of how nature and humans can coexist while respecting each other's need. They are designated by the UNESCO under the Man and Biosphere program launched in 1971. ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक। ये कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ठीक। ये हमने क्या देख लिए, सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए, ऑलराइट। आगे मूव करते हैं। अब देखो रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं सार्थक। सार्थक रेफर्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये जो सार्थक प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किसमें किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
ठीक, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल पढ़ाई पर फोकस करे, रट्टाफिकेशन पर फोकस करे। यहाँ पर जो इनका फोकस है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि पहले वो कुछ भी एक्टिविटी करे, उस एक्टिविटी के माध्यम से अपनी एक थ्योरी डेवलप करे। दैट इज द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम सार्थक। हमको यहाँ पर जो इंपोर्टेंट चीज है वो क्या रखनी है दिमाग में, सार्थक। सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, इसको लॉन्च कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है, ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इट इज लॉन्च अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द प्रोग्राम्स aimed at providing all round development for the students at the primary and secondary level. Overall it is focused on the experimental learning, कि बच्चे कुछ भी एक्टिविटी करें और उसके माध्यम से लर्न करें और अपना जो IQ है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उसको क्या करें, उसको इंक्रीज करें। ऑलराइट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखो क्या हुआ है, हमारा नीचे दूसरी चीज है वो जानने के लिए, वो क्या है, नैनो स्नाइपर। नैनो स्नाइपर क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने भी देखा था कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के जंगलों में हमारे जो CPF के जो सोल्जर्स थे, जो जवान थे CPF के, उनको मार दिया गया था। ठीक, अब उसी एक्टिविटी से, उसी प्रकार की चीजों से बचने के लिए क्या बनाया गया है, नैनो स्नाइपर। क्या बनाया गया है, नैनो स्नाइपर। ये क्या करते हैं, बेसिकली अगर कहीं पर भी जो एक्सप्लोसिव होता है वो लगाया गया है तो उसको लेस देन 10 सेकेंड में क्या कर सकता है, उसको बता सकता है। कहीं पर भी किसी भी रीजन में एक्सप्लोसिव लगाया गया है तो क्या कर सकता है, उसको 10 सेकंड से पहले हमको बता सकता है कि हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। ऑलराइट, ये सब चीजें हमको दिमाग में रखनी है। इट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। इट कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन लेस देन 10 सेकंड्स। इट इज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे। इसको किसने डेवलप किया है, IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। ऑलराइट, अब देखो दरबार मूव, जो दरबार मूव है ये चर्चा में था। देखिए दरबार मूव क्या होता है, दरबार मूव रेफर्स टू जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था हमारा, जम्मू कश्मीर के स्टेट में जो महाराजा थे रणवीर सिंह, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पर विंटर होती है, हमारे यहाँ पर जो गर्मी होती है, उनसे एस्केप करने के लिए, जो एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशन होती है उससे एस्केप करने के लिए क्या किया होता, जो कैपिटल होती है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दरबार मूव। क्या होता था कि समर में उनकी कैपिटल श्रीनगर बन जाया करती थी और विंटर में जम्मू बन जाया करती थी। ये पूरा एक प्रोसीजर था जो चलता आ रहा था, पूरा कस्टम था जो चला हुआ आ रहा था कब से, 1872 से। अब क्या हुआ है, हाल ही में जो कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो UT गवर्नमेंट है कश्मीर की, उन्होंने क्या किया, इसको लिमिटेड किया। क्यों, क्योंकि इससे बहुत पैसा इसमें लगता था और कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लीक होने की संभावना बना करती थी। अब क्या किया गया, इस जो मूव को लिमिटेड कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है बस वो ही जाएंगे, उसके अलावा सब डाटा क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। ठीक, तो इसमें क्या हो चुका है, ये काफी लिमिटेड हो चुका है इसमें जो दरबार मूव है। हमारे लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ सकता है कि दरबार मूव कौन सी स्टेट में चलता है, बस इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि दरबार मूव क्या होता है। अब देखो हाल ही में ज्योतिराव फुले, ये क्या थे, न्यूज में थे, क्या थे, न्यूज में थे। ये इनकी फोटो है ज्योतिराव फुले की। देखो ज्योतिराव फुले कौन थे, वो एक 19वीं शताब्दी के एक रिफॉर्मर थे, एक थिंकर्स थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने जो कास्टिज्म था, जो ब्राह्मणिज्म था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इसी के रिगार्डिंग उनको एक महात्मा का टाइटल दिया गया था। जिस प्रकार जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनको महात्मा का टाइटल दिया गया, उसी प्रकार इनको भी महात्मा का टाइटल दिया गया था। इसी वजह से क्या बोलते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले। ऑलराइट, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, और उसके अलावा इन्होंने एक सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। अब इन सब के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनके लिए काम किया था, इन्होंने जो वुमेन्स होती थी वुमेन्स के लिए काम किया था, वुमेन्स के लिए तो खासतौर पर इन्होंने स्पेशली काम किया था। किस प्रकार, जैसे कोई महिला है, अगर वो विडो बन गई तो उस विडो क्या होता था, लोग त्याग दिया करते थे, उसको बॉयकॉट करते थे। इन्होंने उनके लिए विडो होम बनवाए, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया, और एट द सेम टाइम जो चाइल्ड, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए भी इन्होंने काम किया था। ठीक, और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए खुद स्कूल खोला था, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, उनको भारत की पहली महिला शिक्षक बोला जाता है, सावित्रीबाई फुले को। ऑलराइट, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी। इन्होंने 1873 में एक सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी जिसको बोलते हैं सत्यशोधक समाज। क्या बोलते हैं जिसको, सत्यशोधक समाज। क्या बोलते हैं इसको, सत्यशोधक समाज। ऑलराइट,
और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, वो क्या थी, भारत की फर्स्ट वुमेन टीचर्स थी। ऑलराइट, ये सब चीजें आपको देखकर चलनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। अब देखो हाल ही में एक रिवर है जिसको बोलते हैं उमकोट रिवर, ये चर्चा में थी। चर्चा में क्यों थी? देखिए ये रिवर है, ये जो नदी है पूरी, ये नदी देख के कितनी अच्छी लग रही है। ये इंडिया की क्लीनेस्ट एंड क्लियरेस्ट रिवर है जो कि मेघालय में फ्लो करती है और मेघालय में जयंती और खासी हिल को डिवाइड करती है। अब क्या हुआ है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पर एक डैम को प्रपोज कर रही है कि हमको 210 मेगावाट का क्या करना है, हमको वहाँ पर डैम बनाना है। लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, वो क्या कर रही है, इसका अपोजिशन कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि इससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट होगी और उनका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी क्या होगा, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसी की वजह से चर्चा में था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है बस ये देख लेना कि जो उमकोट, ये वाली जो रिवर है उमनगोट, ये कहाँ पर फ्लो करती है। ऑलराइट, और जो दूसरी चीज दिमाग में रखनी है क्या, ये वाली जो रिवर है खासी और जयंतिया हिल जो है उसको क्या करती है, उसको एक बाउंड्री क्रिएट करती है। खासी और जयंतिया हिल कहाँ पर पड़ती है, ये मेघालय में पड़ती है। गारो खासी जयंतिया हिल जो कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको क्या है, उसका एक्सटेंशन है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ऑलराइट, ये सब चीजें देखते हुए चलना है। अब देखो अगला प्रोग्राम देखना है हमको, लैब्स ऑन व्हील प्रोग्राम। ये लैब ऑन व्हील प्रोग्राम जो है, इसको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर साइंस और मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट जागरूक करना, उनके बीच में क्या करना, साइंस और मैथ के रिगार्डिंग इंटरेस्ट को क्या करना, उसको इंक्रीज करना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, लैब ऑन व्हील प्रोग्राम। ठीक, हमसे पूछ सकता है कि लैब ऑन व्हील प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है। ऑलराइट, अब देखो डॉल्फिन सेंसस, डॉल्फिन सेंसस कंडक्ट करवाया था किसने, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने कहां पर कंडक्ट करवाया था, कि चिल्का लेक में जितनी भी डॉल्फिन रहती है उनके रिगार्डिंग। अब इस सेंसस के अकॉर्डिंग चिल्का लेक में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है। ठीक, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डॉल्फिन सेंसस हुआ ये कहां पर कंडक्ट हुआ था, कहां पर कंडक्ट हुआ था, चिल्का लेक में कंडक्ट हुआ है। सेकंड चीज क्या, इसको किसने कंडक्ट करवाया था, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने। ऑलराइट, जो थर्ड चीज क्या है, इसका थर्ड चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हम दिमाग में रख सकते हैं कि जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। ऑलराइट, और एक बात हमको दिमाग में रखनी है, जो गैंगिस रिवर डॉल्फिन है, जो गैंगिस रिवर डॉल्फिन है वो इंडिया की क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन है, गैंगिस रिवर डॉल्फिन, ये डॉल्फिन है। अब देखो ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया, ओपियम जिसको बोलते हैं भांग अफीम, ये क्या है, इंडिया में इलीगल है। इसकी जो कल्टीवेशन होता है, जो इसकी फार्मिंग होती है वो क्या है, इलीगल है। लेकिन देखो इलीगल किस सेंस में है ये, इसको अगर हमको ग्रो करना है, अगर हमको उसको प्रोड्यूस करना है, हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और जो परमिशन दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 6 के अंतर्गत। अब चूंकि जो ओपीएम है इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, इसका यूज होता है मेडिकल, जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। अभी तक जो हमारे 3 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों स्टेट में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है और इसको फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं विद द लाइसेंस टेकन फ्रॉम द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स से वो लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद में ओपीएम का क्या करते हैं, ओपीएम का फार्मिंग करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ है, हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर बोल दिया कि अब से प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी लाइसेंस लेकर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मिंग कर सकती है। हम चीजों, ठीक, हमको जो दिमाग में रखना है क्या है, ओपीएम प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ पर होता है और ये रेगुलेट किस प्रकार होता है। रेगुलेट किस प्रकार होता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 6, और एट द सेम टाइम जो उसका लाइसेंस होता है किससे लेना पड़ता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स से। ठीक, अब देखिए एक स्कीम है जिसको किसने लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किया है मेरीटाइम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। स्कीम का नाम है शाहपारी स्कीम। बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ से जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सी फूड्स होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत से फॉरेनर्स जो है वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन किसी की करते हैं कि यार इसमें क्या है, आपने बैक्टीरियल जो एंटी बैक्टीरिया जो मेडिसिन होती है आपने इसमें क्या किया है, उनको इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये वाली जो स्कीम है उसी को क्या करती है, सर्टिफाई करती है कि जो सी फूड इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वो क्या है, वो फ्री ऑफ दिस है। इसमें किसी भी प्रकार के जो एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी इंजेक्शन का। ऑलराइट,
यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इट एम्स टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग दैट द प्रोडक्ट्स विच दे आर कंज्यूमिंग सेफ एंड फ्री फ्रॉम दी एनी एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, दस मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ सी फूड। अब देखो उसके अलावा हमको जो दिमाग में रखना क्या है, ये फैक्ट, ये वाले यहाँ पर फैक्ट पूछे गए हैं, यहाँ पर जो बताए गए हैं। पहला क्या, जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड में सी फूड के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहले पे कौन है, चाइना है ऑफ कोर्स। सेकंड चीज क्या, जब डोमेस्टिकली बात करते हैं सी फूड की, तो इसमें जो नंबर 1 है, नंबर 1 कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है हमारा, अगला है हमारा आहार क्रांति। आहार क्रांति जिसको स्टार्ट किसने किया है, विजना भारती एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल फोरम ने, जिसको जिस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये जो आहार क्रांति है, इसका जो फोकस है कि हमको जो अपना खाना है, उस खाने को किस प्रकार बैलेंस्ड करना है, उसमें हमको जो न्यूट्रिशनल होते हैं उसको किस प्रकार बैलेंस करना है। हमको इस प्रकार खाना नहीं खाना है जिसमें ज़्यादा कैलोरी इंटेक होता है, हमको उस प्रकार खाना नहीं खाना है जिसमें फैट ज़्यादा होता है। हमको बेसिकली जो फूड पर फोकस करना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशनल का बैलेंस होना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमको उस चीज़ पर फोकस करना है, उस फूड पर फोकस करना है जिस फूड में जो फूड लोकल जो रीजन होता है वहाँ से डेवलप हुआ हो। ऑलराइट, यहाँ पर फोकस यही करता है। और ये रहा यहाँ पर आहार क्रांति, नेशनल अवेयरनेस फॉर बेटर न्यूट्रिशन, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सके। क्यों, क्योंकि जो लोकल जो फूड होता है वो उसमें उस प्रकार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ऑलराइट, और वो सस्टेनेबल भी होता है। देखो मैंगो, मैंगो इज फेवरेट, मैंगो इज माई फेवरेट, इसलिए मैंने यहाँ मैंगो की फोटोज में डाल दी है, आप लोग भी इसको देख सकते हो। ठीक, एक बात और हमको दिमाग में रखनी, क्या, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस, उसने 2021 को डिक्लेयर किया है एज ए ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यूनाइटेड नेशंस ने 2021 को डिक्लेयर किया है एज ए ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक, अब देखो दनुबे स्ट्रेटेजन, ये एक फिश है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एक लिविंग फॉसिल्स है। अब क्या हुआ है, इस स्टूजन जो फिश है इसकी क्या हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसको मारा जा रहा है। ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ऑलरेडी ये लिविंग फॉसिल्स है। देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेफर्स टू कोई भी जो स्पीसीज होती है, अगर उसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर करते जाता है। किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। IUCN रेफर्स टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑलराइट, अब क्या होता है, जो लिविंग फॉसिल्स होता है, लिविंग फॉसिल्स मीनिंग होता है कि एक बहुत पुरानी स्पीसीज जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बायोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ है। ठीक, वो लिविंग फॉसिल होता है। अब ये जो फिश है ये कहाँ पर मिलती है दनुबे रिवर में। कहाँ पर मिलती है, दनुबे रिवर में। दनुबे रिवर जो है एक यूरोपियन रिवर है। क्या है, एक यूरोपियन रिवर है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से क्या होती है, ओरिजिन, उसका ओरिजिन होता है। और जो ब्लैक सी है, जहाँ पर हमने देखा था क्रीमे लोकेटेड है, जहाँ पर यूक्रेन लोकेटेड है, जहाँ पर रशिया की भी एक्सेस है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये रिवर क्या करती है, मर्ज करती है, वहाँ पर ब्लैक सी में मर्ज हो जाती है। अब ये जो रिवर मर्ज हो जाती है इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके लिए, क्या, कि ब्लैक सी की सैलिनिटी कम क्यों है, क्यों कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिवर आके फ्रेश वाटर इंटेक कर देती है, फ्रेश वाटर को बढ़ा देती है। अब देखो ये दनुबे रिवर जो है, ये दनुबे रिवर यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और नेविगेबल रिवर है, और जो नॉर्थ सी है उससे भी ये कनेक्टेड है थ्रू दी कैनाल्स। ये कुछ सिटीज है जो यहाँ पर लोकेटेड है, किस पर, दनुबे रिवर पर। ये वेना सिटी है जो कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की। ठीक, ये इसका पूरा मैप है, ये रिवर किस प्रकार फ्लो करती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है जर्मनी का, और यहाँ से फ्लो करती हुई ये इस प्रकार फ्लो करती हुई ये क्या करती है, ब्लैक सी में मर्ज कर जाती है। ठीक, इस प्रकार ये वियना हुआ, बुदापेस्ट हुआ, रोमानिया हुआ, बेलग्रेड हुआ, बुल्गारिया हुआ, यहाँ से क्या करती है, फ्लो करती है। ऑलराइट, ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। अब देखिए करेंसी चेस्ट, यहाँ पर ये बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, पैसे पैसे चारों तरफ। ये क्या होता है, बेसिकली RBI जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चूंकि उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर करेंसी नोट्स होते हैं उनकी सप्लाई को मैनेजमेंट करना, उसको कंप्लीट, उसका जो मैनेजमेंट होता है किसके पास में होता है, वो होता है RBI के पास में। अब RBI क्या करता है, कुछ पैसा
हर जिले में बैंकों में रखता है, ताकि वहाँ पर पैसे की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, करेंसी की शॉर्टेज हो, तो वहाँ से वो सप्लाई हो सके। अब क्या हुआ, हाल ही में चंडीगढ़ में आरबीआई का इसी प्रकार पैसा रखा हुआ था, कहाँ पर, एक्सिस बैंक में। अब वो पैसे जो होता है वो चोरी हो जाता है, इसी वजह से चर्चा में था। ठीक, हमको दिमाग में रखना है जो करेंसी चेस्ट होता है ये क्या होता है। बेसिकली इट इज अ प्लेस वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स मनी मींट फॉर बैंक्स एंड एटीएम्स। दिस बाय दिस सिस्टम आरबीआई एंश्योर सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। बेसिकली क्या करता है आरबीआई, इस करेंसी चेस्ट के माध्यम से जो सप्लाई होती है किसी चीज की करेंसी नोट्स की, उसको एंश्योर कर देता है। ठीक, अब देखो एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किसने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च। ये वाली जो रिपोर्ट है फोकस करती है जो 6 सिटीज है हमारी, जैसे बॉम्बे हुआ, बेंगलुरु हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, पुणे हुआ। इन डिफरेंट सिटीज जो है यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल होते हैं हमारे यहाँ पर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं होता है। ठीक, उसी पर फोकस करती है और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स। ये वाला जो पोर्टल है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स, इसको स्टार्ट किसने किया, नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया है। और बेसिकली इसका काम क्या है, जो डिफरेंट जो डाटा होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट बॉडीज के पास में, उसको एक जगह क्या करना है, उसको एक जगह इकट्ठा करना। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स। अब उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसको स्टार्ट किसने किया है, पोषण ज्ञान नीति आयोग के द्वारा। इसका फोकस क्या है, ये भी एक रिपोजिटरी है, ये भी एक डाटा कलेक्शन है किसी चीज का, नया जो हेल्थ है और न्यूट्रिशन है उसके ऊपर। ऑलराइट, तो इस वीक की करंट अफेयर में इतना ही है। आप लोग इस पीडीएफ को हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वाली वीडियो देखो, इस वीडियो को में आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स खुद के बना लीजिएगा। जो भी मैंने यहाँ पर इनपुट्स बोला है काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com।